हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। बहुत सारे लोग मुझे एक सवाल अभी ये सीज़न में पूछते रहते हैं कि क्या अभी हमारे यहाँ सनलाइट कम आ रही है तो हम अभी डीएपी फर्टिलाइज़र या तो कुछ भी ऐसा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र अभी हम अपने प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर करें तो बाद में कैसे करें, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं करें। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही फ्रेंड्स आपके यहाँ दिसंबर महीने में सर्दियाँ बढ़ती है, फॉगी क्लाइमेट क्रिएट होता है। फॉगी क्लाइमेट की वजह से फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर सनलाइट ठीक से नहीं आ पाती, डीम सनलाइट आती है। तो जब भी ऐसा क्लाइमेट क्रिएट हो तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आपको प्लांट के प्रोवाइड करना होगा वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। आगे भी फ्रेंड्स मैंने इसकी वीडियो बनाई थी सीवीड फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। सीवीड फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी चलती रहेगी इवन लो सनलाइट में। तो ये फर्टिलाइज़र विदाउट स्किप किए हुए हर हफ्ते आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करिए। सीवीड की क्वालिटी ही ऐसी होती है, उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो लो सनलाइट में आपके प्लांट को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करते रहने में, जिसकी वजह से आपके प्लांट के पत्ते जो रहते हैं वो ग्रीन रहते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। लेकिन क्या हम दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं, जैसे कि डीएपी हुआ, बैलेंस एनपीके हुआ, 1261 हुआ, काउडंग लिक्विड हुआ, मस्टर्ड केक लिक्विड हुआ। ये सारे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है। तो डीम सनलाइट अगर आपके प्लांट पे आ रही है तो ये फर्टिलाइज़र अवॉइड कीजिए, या तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, 50% जितनी कम कर दीजिए या तो डीले कर दीजिए। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अब कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र हो, 1261, डीएपी, एनपीके यानी कि बैलेंस एनपीके, या तो यूरिया, या तो जो भी यूरिया यूज़ करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ यूरिया, या तो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये सारे फर्टिलाइज़र्स बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं नाइट्रोजन से। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर सनलाइट कम आती है, डीम सनलाइट आती है, तो ऑब्वियसली आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी स्लो होने की वजह से प्लांट नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन बहुत ही कम कर लेता है। नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन कम करने की वजह से प्लांट क्या करता है, जो भी आपने जो फर्टिलाइज़र वगैरह पहले ऐड किए हैं अपने प्लांट में, यानी कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जो भी फर्टिलाइज़र आपने अपने प्लांट के अंदर प्रोवाइड किए हैं, वो फर्टिलाइज़र प्लांट स्टोर कर लेगा अपने रूट सिस्टम में, अपने नोड एरियाज़ में, अपने पत्तों में। तो यानी कि फर्टिलाइज़र का स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स सनलाइट डीम होती है, फिर भी आप अपने प्लांट के अंदर ये सारे फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखोगे तो प्लांट के पास एक्सेस स्टोरेज हो जाएगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेज पे होगा क्या कि प्लांट के ऊपर थ्रिप्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ इसीलिए मैं मना करता हूँ कि ऐसे समय पे आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र या तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र मत दीजिए। खास करके कैल्शियम नाइट्रेट तो अभी ये स्टेज में आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर जितना प्लांट के पास स्टोरेज ज़्यादा होगा, प्लांट के ऊपर थ्रिप्स अटैक उतने ही ज़्यादा होंगे। आप कोई भी इमिडाक्लोप्रिड या तो कोई भी अच्छे से अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लीजिए, आपके प्लांट के ऊपर से थ्रिप्स इजीली नहीं जाएंगे। मे बी आपका प्लांट हाइबिस्कस का हो, या तो गार्डेनिया हो, या तो रोजेज हो, या तो कोई भी दूसरा प्लांट हो, थ्रिप्स कोई भी प्लांट के ऊपर लग सकता है जिसमें नाइट्रोजन की कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके प्लांट के अंदर ऐसी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी स्लो हो रही है तो प्लांट हमेशा अपना खाना कम बनाता है, नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन कम करता है, जिसकी वजह से वो स्टोरेज कर लेगा अपने रूट सिस्टम, नोड एरिया, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, नोड्स, वहाँ पे वो स्टोर कर लेगा। और वो स्टोरेज की वजह से प्लांट के ऊपर थ्रिप्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और बाद में आपके प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बहुत सारे थ्रिप्स लगेंगे, या तो अभी जो सीज़न, अगर मेरे यहाँ तो माइट्स भी लग सकते हैं क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो तो माइट्स लगने के चांसेस उतने कम रहते हैं, लेकिन थ्रिप्स तो आपके प्लांट के ऊपर लगने ही लगने वाले हैं। या तो हाइबिस्कस जैसे प्लांट के ऊपर मेलीबग्स जैसी बीमारी भी लग सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि लो सनलाइट आती है तो सीवीड फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए, और डीएपी या तो कोई भी दूसरा जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है उसका ड्यूरेशन कम कर दीजिए। अब कैसे कम करना है, सपोज़ आप 1 ग्राम के हिसाब से अगर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं, पर प्लांट में आप 1 ग्राम जितना डीएपी डालते हो, या तो 1261 डालते हो, या तो कोई भी दूसरा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र डालते हो, उसका डोज आधा ग्राम कर लीजिए। या तो आप 1 हफ्ते में 1 ग्राम डालते हो, उसकी जगह पे आप 15 दिन या तो 20 दिन में 1 ग्राम कर लीजिए।
इससे प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। प्लांट को जितनी ज़रूरत होगी उतना ही नाइट्रोजन आपको उसको प्रोवाइड करना है। या तो बीच बीच में स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स आपने एक हफ्ते में आधा ग्राम डाल दीजिए, दूसरे हफ्ते आप स्किप कर लीजिए, उसके नेक्स्ट हफ्ते आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र 100% रोकना भी नहीं है, क्योंकि प्लांट को लाइट तो अभी भी मिल रही है, लेकिन लाइट की क्वांटिटी प्लांट को कम मिल रही है। तो लाइट की क्वांटिटी अगर प्लांट को कम मिल रही है, उसके सामने आपको फर्टिलाइजेशन भी कम करना है। तो ये चीज़ आपको ही डिसाइड करनी है। एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि फर्टिलाइज़र कम कर लीजिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए, बीच बीच में गैप रखिए फर्टिलाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि एक परफेक्ट शेड्यूल लेके चलना है कि हफ्ते में एक बार, यानी कि एक बार हमें फर्टिलाइज़ करना ही करना है। ये चीज़ आप माइंड से निकाल दीजिए अभी, बिल्कुल भी अभी ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा स्किप कर लीजिए, एक हफ्ता स्किप कर लीजिए, एक 10 दिन स्किप कर लीजिए, उसके बाद फर्टिलाइज़र दीजिए। तो ऐसे करके आप अपने प्लांट को फर्टिलाइजेशन दीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपके अभी सनलाइट पूरी खुल के आ रही है, ओपन सनलाइट आ रही है, तेज़ सनलाइट आ रही है, तो बाद में फर्टिलाइजेशन शेड्यूल जैसे था वैसे कर लीजिए। हफ्ते में एक बार, या तो हफ्ते में जैसे कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हो, केमिकल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हो, या तो मिट्टी में डालते हो, तो वो शेड्यूल आप फिर से शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके यहाँ लो सनलाइट आती है। और ये जो प्रोसेस रहता है वो खास करके 15 दिसंबर से लेके जनवरी मिड या तो जनवरी एंड तक आपके यहाँ सनलाइट का इश्यू रहेगा। बाद में धीरे धीरे फॉगी क्लाइमेट कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। वाटरिंग भी यहाँ पे आपको बहुत ही खास करके ध्यान से देनी है, क्योंकि वाटरिंग में जनरली जैसे ही लाइट कम मिलती है, कम सनलाइट मिलती है, तो ऐसे में भी फ्रेंड्स आपके जो प्लांट है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटरिंग का भी उतना ही कम करिए, ज़्यादा वाटरिंग मत दीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि अपर सरफेस की मिट्टी ड्राई हुई है, उसके बाद आप अपने प्लांट को वाटरिंग करिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। जो पोटेशियम ह्यूमेट, जो आगे वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट के रूट सिस्टम जो डेवलप करने के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखिए हफ्ते में एक बार, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं है, ये खास करके आपके प्लांट के रूट सिस्टम को बचा के रखेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र स्किप करिए, जैसे कि माइकोरेजा जैसा फर्टिलाइज़र भी हुआ, उसको भी स्किप कर सकते हो। या तो आप जो ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक या तो काउडंग जैसे फर्टिलाइज़र भी स्किप कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको दूसरे भी एक्सपर्ट्स की बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।